नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी बोलती रही हैं, राहुल गांधी के खिलाफ केजरीवाल बोलते रहे हैं, अखिलेश यादव भी बोलते रहे हैं, लेकिन अब ठाकरे बोल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे अगर उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, पहले भी कई बार बोल चुके हैं। मैं उन ठाकरे की बात नहीं कर रही, मैं उनके बेटे की बात कर रही हूँ, आदित्य ठाकरे। जी हाँ, अब आदित्य ठाकरे जो महाराष्ट्र की एक पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं कह लीजिए, वो पार्टी जो विधानसभा चुनावों में मुश्किल 20 सीट हासिल कर पाई, उस पार्टी के एक अदने से नेता हैं और वो राहुल गांधी को तेवर दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जो तरीका अपना रही थी, केजरीवाल जो तरीका अपना रहे थे, वही तरीका अब आदित्य ठाकरे अपना रहे हैं। आदित्य ठाकरे दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली आए, कहने को तो उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात करके उन्होंने कोई ऐसा संदेश नहीं दिया जिससे ये लगे कि वो राहुल गांधी के साथ हैं। महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस से पहले बनी थी, पहले से इन लोगों का साथ है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बावजूद डायरेक्ट अटैक राहुल गांधी पर कर रहे हैं और केजरीवाल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। भले ही गुलदस्ता उन्होंने राहुल गांधी को भी दिया हो और अरविंद केजरीवाल को भी दिया हो, दोनों को हार की बधाई देने लगता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दिल्ली आए। लेकिन उन्होंने कहा क्या, जो राहुल गांधी कहते हैं ना, आदित्य ठाकरे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। केजरीवाल जी ने ये बात नहीं कही, आपने नहीं सुना होगा कि चुनाव के बाद उन्होंने कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं ये आपको जरूर सुनना चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा, सभी विपक्षी सांसदों को सोचना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में इलेक्शन अब फेयर और निष्पक्ष नहीं रह गया है। जी हाँ, जब 8 महीने पहले चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब इलेक्शन निष्पक्ष था, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था, तब फेयर इलेक्शन हो रहे थे क्योंकि इनको सीटें मिली थी। अब क्योंकि इनको सीटें नहीं मिली तो इलेक्शन निष्पक्ष नहीं रह गया है। ये वही भाषा है जो राहुल गांधी बोलते हैं और हारने वाले नेताओं ने अब ये एक नया ट्रेंड अपना लिया है। आगे क्या कहा, केजरीवाल ने 10 साल में बहुत काम किए, उन्हें जनता जानती है। भाजपा को चुनाव आयोग का आशीर्वाद था, इसी वजह से दिल्ली में जीती है। उसे चुनाव आयोग का आभार करना चाहिए। दिल्ली में काफी जगह वोट काटे गए थे, चुनाव आयोग ने लोगों से वोट डालने का अधिकार छीना है। अब आदित्य ठाकरे बता दें कि कौन सी जांच उन्होंने करा ली जिससे उनको पता लगा कि लोगों के वोट काटे गए हैं, लोगों के वोट डालने का अधिकार छीना गया है, लोगों को वोट डालने से रोका गया है, किस तरह से चुनाव आयोग के आशीर्वाद से बीजेपी जीती है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने नहीं बता पाएंगे। 3 बातें उन्होंने मुख्य कही। चुनाव आयोग ने कई राज्यों में हेराफेरी की, और ये बात वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये साबित करना है कि महाराष्ट्र में भी हेराफेरी हुई। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, कभी 1 करोड़ का आंकड़ा देते हैं, कभी 50 लाख का, कभी 39 लाख का आंकड़ा देते हैं, वही बात अब आदित्य ठाकरे भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये साबित करना है ना। चुनाव के बाद से ही ये बात संजय राउत भी कह रहे थे कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं और गलत तरह से इलेक्शन हुए हैं, आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करवा लो तो देखिए हम जीत जाएंगे। तो सारे हारे हुए नेता यही एक लाइन बोलते हैं कि चुनाव फेयर नहीं हुए, कई राज्यों में हेराफेरी की, उसमें सबसे पहला राज्य तो आदित्य ठाकरे के हिसाब से महाराष्ट्र ही होगा। बाकी इनको दिल्ली में भी, क्योंकि केजरीवाल के लिए इनके पेट में दर्द है, इसीलिए कह सकते हैं। ये कह रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा और दिल्ली सहित कई राज्यों में मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने की गई है, और कह रहे हैं चुनाव आयोग ने लोगों को वोट देने का अधिकार छीना। अच्छा, अब इन्होंने ओडिशा को भी शामिल कर लिया है, क्योंकि इनको अभी तक लग रहा था कि हम सिर्फ उन्हीं राज्यों की बात कर रहे हैं जो इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, तो ओडिशा को भी शामिल कर लेते हैं ताकि नवीन बाबू को भी अपने साथ लाया जा सके। लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं देते कि जब अभी तक ओडिशा में नवीन बाबू जीत रहे थे, या दिल्ली में जो 3 चुनावों में अरविंद केजरीवाल को वोट मिला, तब कैसे वोट मिला था। 2015 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री थे, 2014 में बन गए थे। 2020 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्यादा ताकतवर होकर 303 सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने थे दोबारा, और जब 2019 में और फिर 2020 में चुनाव हुआ। लेकिन ये सब नहीं बोल पाएंगे। ठाकरे क्या कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे, की सरकारें आती जाती रहती हैं, रिश्ते बने रहने चाहिए। हमने केजरीवाल से दोस्ती के संकेत के तौर पर बैठक की। शिवसेना, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी इस मीटिंग में मौजूद थे। कहा है कि विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर चर्चा की। अब इंडिया ब्लॉक का क्या भविष्य है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिएगा।
अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही क्या आप कह रहे हैं इनकी उम्मीद किससे है? इनकी उम्मीद चंद्रबाबू नायडू से है, इनकी उम्मीद नीतीश कुमार से है। कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जो हुआ, केजरीवाल जी के साथ जो हुआ, यानी जो आदित्य ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ है, कहना चाहते हैं हम सबके साथ हुआ, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी हो सकता है। अब कह रहे हैं भारत गठबंधन यानी इंडिया अलायंस का नेतृत्व संयुक्त है, कोई एक नेता नहीं है, ये अहंकार या किसी की लाभ की लड़ाई नहीं बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। तो आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में जब आपके पिता को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया था तो आप लोग क्यों नाराज थे, क्यों परेशान घूम रहे थे और क्यों आप लोग ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह बस अब मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे को कांग्रेस बना दे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया। जो बात आदित्य ठाकरे कह रहे हैं वही बात ममता बनर्जी बहुत पहले से कहती रही हैं, जैसे वो इंडिया अलायंस में है भी नहीं भी। अब ममता बनर्जी के लिए क्या कह रहे हैं संजय राउत? वो कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी ने लोकसभा में इसलिए सीटें नहीं दी क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत नहीं सकती थी, और विधानसभा में इसलिए नहीं देंगी क्योंकि उनका कुछ है नहीं। तो भाई अलायंस किस तरह का है? लोकसभा में आप एक सीट पश्चिम बंगाल में नहीं देते, विधानसभा में आप उनके साथ लड़ेंगे नहीं क्योंकि वो रीजनल पार्टी है, वो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आखिर इस लड़ाई का मतलब क्या है? क्या जो ये पार्टियां हैं वो कांग्रेस से डरती हैं, लेकिन क्या बिना कांग्रेस के इन पार्टियों का कोई वजूद है? अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस कुछ हासिल नहीं कर पाई, केवल 2.25% वोट उसका बड़ा, तकरीबन कांग्रेस को 6% के आसपास वोट मिला है। पहले 4% था, अब 6% से थोड़ा कम है, यानी 2.25% वोट बढ़ा है। लेकिन कांग्रेस खुश है, उसे लगता है कि उसने केजरीवाल को हरा दिया है और इसका फायदा उसको अगले 2030 के चुनाव में मिलेगा, इसीलिए वो इस बात से खुश है। तो क्या अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव पंजाब में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ा तो वो ठीक था, क्योंकि उनको लग रहा था वहां उनका वोट अच्छा है, जीत के चांसेस हैं, और दिल्ली में लोकसभा का चुनाव साथ लड़ा था, लेकिन विधानसभा का चुनाव दिल्ली में साथ नहीं लड़ा। ये कैसा गठबंधन है? लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आप कब हरा के खुश हो, कब साथ मिलकर खुश हो। ममता बनर्जी अलग हैं, केजरीवाल अलग हैं, अखिलेश यादव अलग हैं, और इसके अलावा आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे अलग हैं। अब ये समझिए कि ये पार्टियां क्यों साथ नहीं आ सकती और क्या वजह है कि ममता, अखिलेश, केजरीवाल, आदित्य ठाकरे ये एक दूसरे का साथ देते हैं। इसकी वजह यह है कि ये रीजनल पार्टीज कांग्रेस के वोट से बनी हैं, कांग्रेस का वोट खाकर ये पार्टियां ऊपर उठी हैं। आप देखिए जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई है वहां वहां ये रीजनल पार्टियां आगे बढ़ी हैं। दिल्ली का उदाहरण देखिए, कांग्रेस को साफ करके आई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। बंगाल का उदाहरण देखिए, पहले कांग्रेस रही, फिर सीपीएम रही, उसके बाद सीपीएम के हटने के बाद कांग्रेस वो स्पेस भर ही नहीं पाई, ममता बनर्जी ही लड़ाई करके उस स्पेस को भर पाई और ममता बनर्जी टीएमसी वहां पर अपनी सरकार बना पाई, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस वहां पर लगभग साफ हो गई है। पिछले विधानसभा 2021 के विधानसभा चुनाव में 0 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को, यह हालत पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 2 सीट मिली थी, वो भी इंडिविजुअल की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं। लोकसभा चुनाव जब हुआ था 2019 का तो 1 सीट मिली थी। इस बार भले ही गठबंधन में आकर 6 सीट हासिल की हो, लेकिन ये समझ लीजिए ये बाढ़ का पानी है जो जल्द ही उतर जाएगा। तो ये वो पार्टियां हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं रहती। और महाराष्ट्र में आप देखिए ये लोग साथ में लड़े, महाविकास आघाड़ी बनाया 2019 के चुनाव के बाद, लेकिन उसके बाद ये पार्टियां अपने आप में टूट गई। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, शरद पवार की पार्टी टूट गई और बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई। तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है जहां जहां पे क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ी, और ममता बनर्जी को अखिलेश यादव का सहयोग करने में, अखिलेश यादव को समर्थन देने में, या अखिलेश का दिल्ली में आकर केजरीवाल के साथ सभा करने में, उनको समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती भाई, क्योंकि ना अखिलेश का वोट दिल्ली में है ना केजरीवाल का वोट यूपी में है। लेकिन वही अखिलेश यादव क्या दिल्ली के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ आकर कोई रैली नहीं कर सकते थे? नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर अपने हित टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इसीलिए ये लोग साथ नहीं आएंगे। यहां पर ममता बनर्जी को अखिलेश यादव से कुछ नुकसान नहीं, अखिलेश को ममता बनर्जी से कुछ नुकसान नहीं है, और उद्धव ठाकरे को अखिलेश यादव से कोई नुकसान नहीं है, उद्धव ठाकरे को ममता बनर्जी से कोई नुकसान नहीं है, उद्धव ठाकरे को केजरीवाल से कोई नुकसान नहीं है, इसी तरह से केजरीवाल को उद्धव ठाकरे से कोई नुकसान नहीं है, ममता बनर्जी को उद्धव ठाकरे से कोई नुकसान नहीं है, और ना ही
इन लोगों का आपस में, इसीलिए इन लोगों की एक कह लीजिए कि एक अलायंस बना हुआ है। तो ये अलायंस वो है जिससे लगातार कोशिश की जा रही थी कांग्रेस पार्टी को बाहर करने की। राहुल गांधी के खिलाफ अब आदित्य ठाकरे भी सामने आके, सोचिए कल के नेता जो राहुल गांधी से बहुत यंग है, अनुभव बहुत कम है, और लेकिन एक समानता है दोनों में, दोनों ही परिवारवादी लोग हैं, परिवारवादी पार्टियों से आते हैं, जहां पर यह तय होता है परिवारवादी का परिभाषा क्या है। कोई भी व्यक्ति राजनीति में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी का पिता मां अगर राजनीति में है तो बेटा या बेटी नहीं आ सकते हैं। लेकिन परिवारवादी राजनीति वो होती है जब आपके राजनीति में आते ही तय होता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष आप ही बनेंगे, आप ना चाहें और आप चाहें कि कोई स्टैंप मेरा बन जाए, जैसे रबर स्टैंप है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो वो बात अलग है, लेकिन वो करेंगे वही, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वही वाली स्थिति होगी। ये परिवारवादी राजनीति होती है। डेफिनेशन समझ लीजिए परिवारवादी राजनीति की, जहां पर जन्म से तय होता है कि ये व्यक्ति जो इस परिवार में पैदा हुआ है ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। केवल उसी स्थिति में पार्टी अध्यक्ष नहीं बन सकता, नहीं बनेगा जब उसकी अपनी इच्छा ना हो, उसको लगे किसी और को बना देते और वो पपेट हो, पूरे तौर पर पपेट हो। आप जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनको उठाकर देख लीजिए, मैं भी उनका जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि ये चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि अब इन लोगों को उम्मीद नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू से है। हालांकि इनको वहां से कुछ नहीं मिल रहा। आदित्य ठाकरे का दिल्ली में आकर दोनों से मिलना ये बताता है कि हाथ तो राहुल गांधी से मिलाया है आदित्य ठाकरे ने, लेकिन दिल जो है वो केजरीवाल से मिल रहा है, क्योंकि केजरीवाल वोट नहीं काटते, क्योंकि केजरीवाल से आदित्य ठाकरे को कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि केजरीवाल से उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री का पद मांगने नहीं आए थे जब चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र विधानसभा का, उसके लिए वो कांग्रेस पार्टी से मिलने आए थे। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए थे, जिनसे उनकी ये जरूरत पूरी हो रही थी। तो अब राहुल गांधी को इंडिया अलायंस में किनारे लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि पहले भी ममता बनर्जी ने कभी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया, केजरीवाल भी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा जो टशन थी वो दिल्ली और पंजाब को लेकर थी, और अब तो दिल्ली वो हार गए हैं। अब क्या ये वाकई ये गठबंधन बचा है? ये गठबंधन खत्म हो चुका है मानिए। सिर्फ ये जो रीजनल पार्टियां हैं ये अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए चाहती हैं कि किसी तरह से हम साथ आ जाएं, लेकिन कोई भी अगर गठबंधन बना और बिना कांग्रेस के बना तो उसका कोई वजूद नहीं, क्योंकि डीएमके, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये सब एक साथ रह ले कुछ नहीं होना। किसी का दूसरे प्रदेश में एक वोट नहीं है, 1% वोट नहीं, तो क्या मिलेगा इनको एक दूसरे से? ये गठबंधन तभी बन सकता है जब कांग्रेस पार्टी इसके सेंटर में हो, कांग्रेस पार्टी इसके न्यूक्लियस बने, जो कि होता हुआ अब नहीं दिख रहा। कांग्रेस से, राहुल गांधी से इन लोगों का भरोसा उठ चुका है। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ जो भी तैयारियां थी, जो भी हमले थे, वो और तेज होंगे। आप देखिएगा केजरीवाल भी अब ममता बनर्जी की तरह ही चाल चल रहे हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव इन सबके साथ हैं, उमर अब्दुल्ला कह ही चुके हैं, यानी अब ये गठबंधन तिलांजलि पा चुका है। यानी अब मुझे लगता है इसकी ऑब्ituary लिख देनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।